हेलो स्टूडेंट्स, नवभारत ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। फिजिक्स के चैप्टर हम देख रहे थे। 3 चैप्टर आपके सिलेबस में बताए गए थे आपको। प्रकाश वाला चैप्टर, उसके बाद विद्युत धारा वाला चैप्टर और इसके बाद में कार्य ऊर्जा एवं शक्ति वाला चैप्टर था। तो ये तीनों चैप्टर आपको करवा दिए गए हैं। इसके बाद में अब अपना एक नया यूनिट शुरू हो रहा है। बायोलॉजी हमने पढ़ रखी है। केमिस्ट्री के चैप्टर भी आपको बताए गए हैं, नोट्स उसके अवेलेबल करवाए गए थे। और फिजिक्स वाले अपने हो ही गए यहाँ पे ऑनलाइन में। और इसके बाद में अब अपना जो रह गया है भाग, वो है पर्यावरण वाला। पर्यावरण के साथ साथ जो भी पीछे वाले चैप्टर है 12 से लगा के 19 तक, वो सारे अब रह गए हैं। तो ऐसा करते हैं, कुछ 1-2 टॉपिक जो है वो हम पर्यावरण वाले करेंगे। और ऐसी उम्मीद है कि 21 तारीख से क्लासें जो है अपनी वो सुचारू रूप से चालू हो जाएंगी, ऐसा लग रहा है। जो आदेश आया गवर्नमेंट का उसके हिसाब से तो कंटिन्यू अगर हो जाती है तो ये अच्छी बात है। लेकिन आप अपनी कंटिन्यूटी को निरंतर रखिए ताकि कोई परेशानी ना हो। तो एक चैप्टर हम लेते हैं पर्यावरण से रिलेटेड। 12वां अपना चैप्टर है। देखिए, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, ये अपना चैप्टर है, उसका हेडिंग है ये पर्यावरण से रिलेटेड चैप्टर है, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। तो एक इससे पहले शब्द आता है संसाधन। प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, जिसको कृत्रिम संसाधन भी कहते हैं, वो बाद में आएगा। पहले आता है संसाधन। किसे कहते हैं संसाधन? मानव उपयोगी समस्त वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन। हमारे उपयोग में आने वाले समस्त वस्तुएं संसाधन कहलाती है। और यदि ये हमें प्रकृति से सीधे ही प्राप्त हो रही है, हम बिना उसमें कुछ बदलाव किए, कुछ परिवर्तन किए उसको उपयोग में ले रहे हैं, काम में ले रहे हैं, तो वो संसाधन क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। और ऐसी मानव उपयोगी वस्तुएं जो मानव निर्मित करता है, हमारे उपयोग के लिए जो उपलब्ध होती है, वो कहलाती है कृत्रिम संसाधन। तो संसाधन का अर्थ होता है मानव उपयोगी समस्त वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। और ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें एक है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, जिसको कृत्रिम संसाधन भी कहा जाता है। क्योंकि इसको मनुष्य निर्मित करता है, इसलिए इसको मानव निर्मित संसाधन भी कह सकते हैं, या इसको कृत्रिम संसाधन कहा जाता है। तो ये संसाधन की परिभाषा है। और इसके बाद में देखिए संसाधन के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे मोटे तौर पे आपको बताया गया 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक, जो हमें सीधे ही प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिनमें बिना कोई बदलाव किए हम जिसका उपयोग करते हैं, वो कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उनको भी कई प्रकारों में डिवाइड किया जाता है।
प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं प्राकृतिक संसाधन, ये देखिए। तो इसमें 3 कैटेगरी है, उसके हिसाब से हम इसका डिवाइडेशन करेंगे। वैसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है बड़े तौर पे आपसे पूछा जाएगा कि प्राकृतिक संसाधनों को मोटे तौर पे कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, तो उसके लिए आपका आंसर होगा 2 भागों में। एक नवीकरणीय संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो उसके बाद में हम लास्ट में पढ़ेंगे। वैसे अगर आधार के हिसाब से देखा जाए तो 3 आधार पे हम इसको वर्गीकृत करते हैं। वो आधार कौन से आपको बता रहे हैं। पहला इसमें जो आधार है विकास और दूसरा है प्रयोग। विकास और प्रयोग के आधार पे इनको 3 भागों में बांटते हैं। विकास एवं प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो उसका विकास किस प्रकार से हुआ है और एक उसका प्रयोग हम किस रूप में कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, उसके हिसाब से इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। जिसमें पहला जो भाग है वो है उद्गम या उत्पत्ति के आधार पे उद्गम या उत्पत्ति, उसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है उस हिसाब से हम इसका नाम देते हैं उद्गम या उत्पत्ति। तो इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। उद्गम या उत्पत्ति के आधार पे फिर इसके 2 भाग होते हैं, एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। नाम से पता चलता है जैव शब्द का अर्थ होता है जीव से बना है यह शब्द, और इसमें सभी जैविक संसाधन जो है वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे जीव जंतु, पौधे, मनुष्य आदि। और अजैव संसाधन में निर्जीव वस्तुएं आती है, जैसे वायु, मृदा, प्रकाश आदि। तो उद्गम या उत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है जैव संसाधन। इसमें समस्त सजीव आते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु व मनुष्य आदि। सारे जीव आगे कि नहीं आगे इसमें। और दूसरा है अजैव संसाधन। इसमें निर्जीव पदार्थ या वस्तुएं आती है, जैसे प्रकाश, मृदा, वायु आदि। आपने पढ़ा होगा जैविक और अजैविक घटकों के बारे में। पारितंत्र एक चैप्टर है अपना, जिसमें हम पढ़ेंगे आगे जो 2 घटकों से मिलकर बनता है, एक जैविक घटक, दूसरे अजैविक घटक। तो जैविक घटक में सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य ये आते हैं। अजैविक घटक में वायु, प्रकाश, मृदा, आर्द्रता, ये सारी चीज़ें जो है वो आती है। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, अजैविक घटक में वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। निर्जीव जो वस्तुएं होती है वो इसमें आती है। इसके बाद में दूसरा जो है वो है वास्तविक संसाधन।
दूसरा है वास्तविक संसाधन। तो इसकी परिभाषा किस तरह से देंगे? वे संसाधन जिनकी मात्रा के बारे में हमें पता है, जिसकी मात्रा हम जानते हैं, तो वो संसाधन कहलाते हैं वास्तविक संसाधन। और हम इस समय जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? वे संसाधन जिसकी मात्रा के बारे में हमें पता है और जिसका उपयोग हम अभी वर्तमान में कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाएंगे वास्तविक संसाधन। जैसे महाराष्ट्र की काली मिट्टी। जैसे महाराष्ट्र की काली मिट्टी, ये हो गया वास्तविक संसाधन। दूसरा इसमें संभाव्य संसाधन। दूसरा कौन सा है? संभाव्य संसाधन। और संभाव्य संसाधन में वे संसाधन जिनकी निश्चित मात्रा का अनुमान हम नहीं लगा सकते। इसका ऑपोजिट हो गया। वास्तविक में क्या होता है? जिसकी निश्चित मात्रा हमें पता है, और संभाव्य में हो गया जिसकी निश्चित मात्रा का हमें पता नहीं है। और इसका जो उदाहरण है वो है लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम इसका उदाहरण है। और तीसरा जो है वो है वितरण के आधार पर। तीसरा होगा वितरण के आधार पर। पहला हो गया उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा है विकास एवं प्रयोग के आधार पर। दूसरा जो है वो है विकास एवं प्रयोग के आधार पर। विकास एवं प्रयोग के आधार पे दूसरा है। और दूसरे के दो भाग है, जिसमें पहला है वास्तविक संसाधन और इसका दूसरा है संभाव्य संसाधन। और अभी तीसरा है वितरण के आधार पर। और वितरण के आधार पर जो है उसके भी दो भाग है। पहला है इसमें सर्वव्यापक
सर्व यानी सभी जगह, व्यापक यानी पाया जाने वाला। जो सभी जगह पाया जाता है वो सर्वव्यापक होगा। और दूसरा जो है वो स्थानिक है, यानी कुछ स्थान विशेष पे ही जो पाया जाता है वो स्थानिक कहलाता है। तो सर्वव्यापक में क्या होगा, वे वस्तुएं जो सभी जगह पाई जाती है, वे वस्तुएं जो सभी जगह पाई जाती है। जैसे हवा सभी जगह पाई जाती है ना, तो हवा कैसा संसाधन हो गया, सर्वव्यापक संसाधन हो गया। और इसके बाद में दूसरा जो है, इसका दूसरा वो है स्थानिक संसाधन। स्थानिक संसाधन में इसका ऑपोजिट हो जाएगा, जो कुछ स्थान विशेष पर ही पाए जाते हैं। तो वे वस्तुएं जो गिने चुने स्थानों पर ही पाई जाती है। वे वस्तुएं जो गिने चुने स्थानों पर ही पाई जाती है। स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे तांबा, लौह, अयस्क आदि। स्थान विशेष पे, यानी तांबा और लोहे के जो अयस्क होते हैं वो सभी जगह पे नहीं पाए जाते, कुछ स्थान विशेष पर ही पाए जाते हैं, इसीलिए इनको स्थानिक संसाधन कहा जाता है। यहाँ पे तांबा और लोह अयस्क नाम आया। अयस्क को इंग्लिश में कहते हैं ORE, और यानी अयस्क। और ये अयस्क जो होते हैं वो एक तरह के खनिज ही होते हैं। तो ऐसे खनिज जिनसे हम धातु का व्यावसायिक निष्कर्षण कर सकते हैं वो अयस्क कहलाते हैं। तो सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज ज़रूर होते हैं। तो ये स्थान विशेष पे ही पाए जाते हैं। जैसे तांबा राजस्थान में खेतड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और लौह जो है वो उसका अयस्क, यानी जिससे लोहा प्राप्त होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट आदि। और तांबे का जो अयस्क है वो है कॉपर पायराइटिस। इससे क्या प्राप्त होता है, हमें लोहा और तांबा क्रमशः इससे प्राप्त होता है। तो इस तरह है कि ये अयस्क जो है वो स्थानिक संसाधन की कैटेगरी में आते हैं। और व्यापक दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ये तो इसका क्लासिफिकेशन हो गया। उस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार जो है वो अलग अलग आधार पे हमने आपको बता दी। लेकिन अगर व्यापक दृष्टि से देखा जाए, बड़े पैमाने पे देखा जाए, तो फिर इसके दो ही प्रकार है। वो है, हम देख रहे थे व्यापक दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार के बारे में। तो वो होते हैं दो प्रकार। एक होता है नवीकरणीय संसाधन। नाम से पता चलता है जिसका हम नवीकरण कर पाते हैं, जिसको हम बार बार उपयोग में ले सकते हैं, जिसकी पुनः प्राप्ति संभव हो, उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वे वस्तुएं जिनका निर्माण एवं प्रयोग वे वस्तुएं जिनका निर्माण एवं प्रयोग दोबारा संभव हो या किया जा सके, उन्हें क्या कहते हैं,
नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। समझ गए? ऐसी वस्तुएं जिनका पुनः प्रयोग किया जा सकता है, जिनको दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं, वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और ये संसाधन असीमित होते हैं। खास बात क्या है इसकी? ये संसाधन असीमित होते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि। यह है इसके दो उदाहरण। और फिर है अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। इसकी परिभाषा उसकी विपरीत हो जाएगी, जो ऊपर आपको दिखाई पड़ रही है उसके ऑपोजिट हो जाएगी। वे वस्तुएं जिनका निर्माण एवं प्रयोग वे वस्तुएं जिनका निर्माण एवं प्रयोग दोबारा नहीं किया जा सके, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ये सीमित होते हैं। इनकी मात्रा कैसी होती है? सीमित। इससे पहले हमने अनवीकरणीय को पढ़ा था, वो असीमित होती है उनकी मात्रा, लेकिन इनकी मात्रा कैसी होगी? सीमित होगी। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। इनकी हम जितनी मात्रा काम में लेते जा रहे हैं, उतनी ही मात्रा इनकी कम होती जा रही है। जो कुल भंडार अपने पास में है, उस में से ये मात्रा कम होती जा रही है। इसीलिए इसके बारे में लिखा जाता है कि इनकी मात्रा कैसी है? सीमित है। जबकि नवीकरणीय में हम क्या बताया था आपको कि उसकी मात्रा असीमित होती है। जैसे सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा और सौर ऊर्जा हो गई, और इसके अलावा जो आपके है वायु है, जैसे पवन ऊर्जा जो है, तो वो हमें लगातार मिलती रहेगी। सौर ऊर्जा हो गई और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये दोनों जो है वो असीमित है और हमें निरंतर मिलती रहेगी। इसका जो निर्माण है वो पुनः दोबारा किया जा सकता है। ये हमें बार बार अवेलेबल रहती है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहेंगे। इसके बाद में आता है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट ज़रूरी है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों को यदि हम इसी रफ्तार से, इसी तरीके से उसको हम दोहन करते रहे, जैसे सोच समझ के हम अगर उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो उसका उपयोग है और उपयोग तो करना ही पड़ेगा। संसाधनों को बचाने के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसका उपयोग ही करना बंद कर दें, क्योंकि उपयोग बंद कर देंगे तो अपने जितने भी विकास के कार्य हैं, जितनी भी औद्योगिक इकाइयाँ वगैरह है, वो कार्य करना बंद कर देगी। बिना ईंधन के वो चल नहीं पाएगी।
बिना ऊर्जा के कोई भी मशीनरी वगैरह है वो चल नहीं पाती है, और जब वो नहीं चलेगी तो हमारा विकास का पहिया है जो रुक जाएगा। तो वो भी चलता रहे और साथ साथ में इन का दोहन भी न हो। अगर हम इनका आवश्यकता से अधिक उपयोग कर रहे हैं तो उसको हम दोहन बोलते हैं, तो इनका हमें दोहन नहीं करना चाहिए। इसके लिए क्या किया जा सकता है, उसको मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन जो है वो किस तरह से किया जा सकता है वो यहाँ पे बता रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास द्वारा मनुष्य जीविकोपार्जित संसाधनों के अतिरिक्त उत्पादन के संसाधनों का भी दोहन करने लगा। जनसंख्या की निरंतर वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग जो है वो लगातार बढ़ रही है, और इसके कारण ये संसाधन शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। अतः इनका समान रूप से वितरण और विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या कहलाता है, संसाधन प्रबंधन कहलाता है। संसाधनों का समान वितरण एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन प्रबंधन कहलाता है। समझ गए? संसाधनों का समान रूप से वितरण और इसका विवेकपूर्ण उपयोग करना ही, सोच समझ के उपयोग करना, जहाँ ज़रूरत होती है वहीं पे उपयोग करना क्या कहलाता है, इसका विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है। तो इस तरह से ये संसाधन का प्रबंधन कहलाता है। फिर संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? हमें संसाधनों को लंबे समय तक यूज़ में लेना है, हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग करती रहे लगातार, इसीलिए संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। कुछ संसाधन जो होते हैं कैटेगरी वाइज अनवीकरणीय होते हैं, यदि हम उसका लगातार इस्तेमाल करते रहे तो वो कुछ ही वर्षों में, आने वाले 70-80 वर्षों में वो समाप्त हो जाएंगे। जैसे जीवाश्म ईंधन जो होते हैं वो अनवीकरणीय होते हैं, उनकी मात्रा, उनका कॉस्ट जो होता है वो एक निश्चित होता है, तो उनकी पुनः पूर्ति तो हो नहीं पाती है, नवीनीकरण उसका हो नहीं पाता है। तो जितनी मात्रा, जितना फंड, जितने भंडारण अपने पास है उसमें से वो मात्रा लगातार निरंतर कम होती चली जाती है। एक समय आएगा जब उन संसाधनों को हम बिल्कुल खो देंगे, तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये दिक्कत हो सकती है। इसीलिए ऑप्शन के रूप में हमें अभी से नए संसाधनों की डिस्कवरी करनी पड़ेगी, नए संसाधनों को ऑप्शन के तौर पे खोजना पड़ेगा, और जो है अपने पास संसाधन उसको भी सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा, ताकि ये दीर्घ समय तक, लंबे समय तक हमारे उपयोग में आते रहें।